हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। वेलकम इन केडी क्लासेस। तो बेटा जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें सबसे फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी थी सैलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बारे में हमने बात कर ली है अभी तक। उसके बाद जो सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड थी लीवर, उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। आज जो है वो हमारी नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है, उसके बारे में आज के हम लेक्चर बात करेंगे, जिसका नाम है पैनक्रियाज। ठीक है बेटा, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट आता है कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड थी वो हमने पढ़ा कि लीवर थी। अब जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की वो पैनक्रियाज है। ठीक है, ये एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है, ये एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि लीवर जो है उसका ओरिजिनेशन, उसका डेरिवेशन कहाँ से है। ठीक है ना, लीवर का ओरिजिनेशन या डेरिवेशन कहाँ से है ये आप मेरे को बताइए। पैनक्रियाज का जो डेरिवेशन है या पैनक्रियाज जो ओरिजिनेट हो रही है वो एंडोडर्म से होती है। उसके बाद है इट इज लोकेटेड बिटवीन टू आर्म्स ऑफ डिओडेनम। टू आर्म्स ऑफ डिओडेनम कैसे, देखिए बेटा कि डिओडेनम जो था वो सी शेप या जे यू शेप में हम बोल सकते हैं, ये यू या सी शेप में इस तरह से डिओडेनम होता है। उसमें यहाँ जो ये रहता है पैनक्रियाज इस तरह से। ठीक है, तो जो ये दोनों आर्म्स हैं डिओडेनम की, इन दोनों आर्म्स के बीच पैनक्रियाज जो है वो लोकेटेड रहता है। उसके बाद है इट इज इरेगुलर शेप्ड मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट हैज़ ड्यूअल फंक्शन। इसको क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये ग्लैंड कौन सी है, मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों है मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि ये ड्यूअल फंक्शन कर रही है, दो काम कर रही है। कैसे, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि ग्लैंड्स हमारे पास टू टाइप्स की रहती है, एक एक्सोक्राइन होती है, एक एंडोक्राइन होती है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रहती हैं वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है। ठीक है, वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन सिक्रिएट करती है। ये बातें हमने कर रखी है। तो अभी आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव जूस भी प्रोवाइड करती है, डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रिएट करती है और उसके साथ साथ हार्मोन भी सिक्रिएट करती है। इसलिए पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए इन ह्यूमन बाइल डक्ट, एंड हमने पढ़ा कि बाइल डक्ट होती है, ठीक है, जो लीवर से निकल कर आ रही है, ठीक है, और सिस्टिक डक्ट जो दोनों मिलकर बाइल डक्ट बनाती है। अब ऊपर से ये बाइल डक्ट आई और नीचे से पेनक्रियाटिक डक्ट आ गई, तो पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों ने आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद एक डक्ट बन गई नई। उस डक्ट को हमने क्या नाम दिया, उस डक्ट को हमने नाम दिया हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या है, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से जो डक्ट बन रही है उसे हम हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। अब आपको याद रखना है, देखिए क्या है कि हमारा जो ये जो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, इसका जो ये आगे वाला पार्ट रहता है ये इस तरह से फूला हुआ रहता है, ब्लोटेड रहता है, फूला हुआ। ठीक है, ये यहाँ इस तरह से फूला हुआ रहता है। तो ये जो आगे से ब्लोटेड पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एम्प्यूला ऑफ वाटर और हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, क्या है, डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट इज ब्लोटेड। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट का जो आगे वाला पार्ट है वो ब्लोटेड रहता है, और ये जो ब्लोटेड पार्ट है इसे हम एम्प्यूला ऑफ वाटर और हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं। और यहीं पर हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला पर ही एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। ठीक है, कहाँ, जो ये हमारा हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला है यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा, उस स्फिंक्टर को हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहेंगे। जबकि जो ये बाइल डक्ट है बेटा, बाइल डक्ट में आप यहाँ देखिए, बाइल डक्ट में इस जगह पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहेंगे। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जो है वो कंट्रोल करेगा किसकी मूवमेंट को, बाइल डक्ट में जो सिक्रीशन है उसकी मूवमेंट को। याद रखना है, बाइल डक्ट के सिक्रीशन की मूवमेंट को कंट्रोल करने का जो फंक्शन है वो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन करेगा। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन का हिपैटोपेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइल डक्ट को। जबकि स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो है वो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, कहने का मतलब
बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों से जो सिक्रीशन आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा। और हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का जो सबसे आगे वाला पार्ट है जहाँ पर ये ओपन हो रही है डुओडेनम में, वो पार्ट ब्लोटेड रहता है, फूला हुआ रहता है, उसे हम एम्प्यूला ऑफ वाटर और हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, पैनक्रियाज जो है उसमें दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से रहते हैं। पैनक्रियाज में टू टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट जो होती है वो एसिनाई होती है और सेकंड जो होती है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है। अब देखिए अभी जो 2 मिनट पहले हमने बात की कि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसी के बेसिस पर पैनक्रियाज में दो टाइप की सेल्स हैं। कुछ सेल्स ऐसी रहेंगी जो डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड करेंगी और कुछ सेल्स ऐसी रहेंगी जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट हमारा आता है एसिनाई, ये एक्सोक्राइन सेल है। एसिनाई क्या है? एक्सोक्राइन सेल। इट इज ग्रुप ऑफ एक्सोक्राइन सेल्स विच सराउंड्स ए कैविटी एंड फाउंड बिटवीन कनेक्टिव टिश्यू। दीज सेल्स सिंथेसाइज पैनक्रियाटिक जूस। एसिनाई क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सोक्राइन सेल। ग्रुप ऑफ एक्सोक्राइन सेल कहने का मतलब डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड करेगी और चारों तरफ से कैविटी से, इस तरह से देखिए बेटा, ये है एक मान लीजिए कैविटी, इसके चारों तरफ यूं सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, इन्हें हम क्या कहेंगे? एसिनाई। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, जिसके बीच में कैविटी प्रेजेंट रहेगी, तो ये एसिनाई रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट रहता है। दीज आर एंडोक्राइनल नेचर ऑफ सेल ग्रुप विच आर फाउंड एट सम प्लेसेस बिटवीन एसिनाई सेल ग्रुप। तो जो एसिनाई सेल ग्रुप है उसके बीचों बीच घिरा हुआ, चारों तरफ एसिनाई सेल ग्रुप है, उसके बीचों बीच जो है वो सेल्स का एक ग्रुप रहेगा जिसे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहेंगे। और ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं ये एंडोक्राइन नेचर होंगी, मींस हार्मोन सिंथेसाइज करेंगी, ठीक है बेटा। अब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उसमें भी 3 तरह की सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा और डेल्टा सेल्स, ठीक है। 3 तरह की सेल हैं। उसमें सबसे फर्स्ट जो सेल है हमारी अल्फा सेल। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करती है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है और गामा और डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन एंड सीरोटोनिन 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। कौन कौन सी सिक्रीट? अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, गामा सेल या डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन एंड सीरोटोनिन ये हार्मोन सिक्रीट करती है। ये सेल स्ट्रक्चर जो है वो हमारी रहती है पैनक्रियाज में। देखिए हम एक पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर ये देखिए, ये एसिनाई है, ये एसिनाई है, दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें बीच में एक कैविटी है और चारों तरफ जो है वो एसिनाई सेल्स प्रेजेंट है। अब देखिए बेटा बीच में कैविटी है, कैविटी में ओपन कौन सी सेल्स रहती हैं? कैविटी में जो सेल्स ओपन होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बनाती है, तो यहाँ कैविटी जो है एसिनाई जो है वो कैविटी में ओपन हो रही है, इसलिए हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि एसिनाई जो है वो एक्सोक्राइन है। उसके बाद यहाँ देखिए अल्फा जो सेल है, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये यहाँ सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये चारों तरफ एसिनाई है, दिखाई दे रहा है बेटा, चारों तरफ क्या है? एसिनाई है और बीच में जो है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स यहाँ क्यों प्रेजेंट है? ब्लड वेजल्स इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो एंडोक्राइन नेचर में रहेगी, मीन्स हार्मोन बनाएगी। और हार्मोन को डायरेक्टली कहाँ रिलीज किया जाता है? हार्मोन को डायरेक्टली रिलीज किया जाता है ब्लड में, इसलिए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीच प्रेजेंट है ब्लड वेजल्स। इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है पैनक्रियाज की। क्लियर? आई होप सभी को समझ आ रहा होगा, बोर तो नहीं हो रहे बेटा? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है, ये पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाती है और हम यूं कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का टॉपिक हम लेकर चले थे, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, उसके बाद पैनक्रियाज, तो ये जो मेन 3 इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने उनके सिक्रीशंस के बारे में जान लिया है कि कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी।
अब क्या रहेगा बेटा, इन सब को पढ़ने के बाद हमें ये पता रहेगा कि कौन सी ग्लैंड का सिक्रीशन कहाँ रहेगा और कौन से फूड का डाइजेशन कौन सा जूस करेगा। इसको हम इजीली समझ सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्या आ रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, दोनों ही एक चीज है। अब ह्यूमन में जो डाइजेशन की प्रोसेस रहती है वो इन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले इंजेशन रहता है। इंजेशन में क्या होगा कि जो फूड है उसको हम हमारी बॉडी में जो है वो इंजेस्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। तो ये सब क्या होते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये क्या है, कुछ नाम तो सुने हुए हैं, कुछ नाम जो हैं वो अनसुने हैं। तो बेटा सब के बारे में हम समझ लेंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंजेशन, उसके बारे में हम बात करें। इंजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय ह्यूमन एंड एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंजेशन। फूड को इंटेक करना, फूड का इंटेक करना, उसे हम इंजेशन कहेंगे। ह्यूमन का सभी को पता है कि ह्यूमन जो है वो ओमनिवोरस एनिमल है। अब ह्यूमन में जो इंजेशन की प्रोसेस है वो 2 तरह से रहेगी, पहले मैस्टिकेशन, उसके बाद स्वेलोइंग। मैस्टिकेशन में क्या होगा बेटा कि जो टीथ है, टंग है और जो हमारे लिप्स हैं, इन सब की हेल्प से फूड को क्या किया जाएगा, मैकेनिकली डाइजेस्ट किया जाएगा। फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट किया जाएगा, मतलब फूड के जो लार्ज पीसेज हैं उन लार्ज पीसेज को स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, लिप्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस रहेगी, ये रहेगी मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, स्वेलोइंग। स्वेलोइंग में क्या रहेगा बेटा, हमें पता है कि हम जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो हमें पता है कि ब्यूकल कैविटी के बाद नेक्स्ट जो रहता है वो फेरिंक्स होता है। तो ब्यूकल कैविटी में तो मैस्टिकेशन हुआ, ब्यूकल कैविटी में तो फूड का मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। उसके बाद क्या किया जाएगा, उस फूड को जो है वो पुश किया जाएगा फेरिंक्स में। फूड को, डाइजेस्टेड फूड जो है, पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है उसे कहाँ पुश किया जाएगा, उसे पुश किया जाएगा फेरिंक्स में, और फेरिंक्स में पुश करने की प्रोसेस को हम कहेंगे स्वेलोइंग। देखिए पढ़ते हैं, चलिए। फूड इज टेकन इनसाइड आफ्टर कटिंग बाय इंसीजर्स, देन इट इज मैस्टिकेटेड बाय प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हमें पता है इंसीजर की हेल्प से हमने फूड को कट किया, उसके बाद हमने उसको चबाया, मैस्टिकेटेड मीन्स चबाना, तो प्रीमोलर और मोलर की हेल्प से हमने उसको चबाया। बाय कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ टीथ, टंग एंड मसल, फूड इज मैस्टिकेटेड इन ब्यूकल कैविटी, ये हमने बात कर ली है। फूड इज रोटेटेड इन ब्यूकल कैविटी बाय टंग एंड बाय मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड बॉल विच इज नोन एज बोलस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बोलस क्या है, देखिए बोलस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्या, फूड को पहले हमने सलाइवा के साथ मिक्स किया, फिर टंग की हेल्प से उसको बार बार रोटेट किया, जिससे क्या हुआ, सलाइवा फूड दोनों आपस में मिक्स हो गए, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, उसे हमने बोलस कह दिया। अब इस बोलस को क्या किया जाएगा, इस बोलस को फेरिंक्स में पुश किया जाएगा, पुशिंग ऑफ बोलस इन फेरिंक्स। अब बोलस को हमने जब फेरिंक्स में पुश किया तो उसे हमने नाम दे दिया स्वेलोइंग, ठीक है। क्लियर है बेटा, परेशान तो नहीं हो रहे ना, कैसे कहीं ऐसा हो कि सर समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप, तो बेटा बड़ा इजी टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन। अब हमने फूड को इंजेस्ट कर लिया है, अब हमने फूड को इंजेस्ट कर लिया है, अब क्या रहेगा, अब फूड को डाइजेस्ट करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले फूड का डाइजेशन रहेगा ब्यूकल कैविटी में, थोड़ा बहुत जो डाइजेशन है फूड का वो ब्यूकल कैविटी में भी होगा। कैसे, सबसे पहले सलाइवा को फूड के साथ मिक्स किया जाएगा, सलाइवा इज मिक्स्ड विथ फूड इन ब्यूकल कैविटी। उसके बाद क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से सिक्रीट होती है। सलाइवा की जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, मतलब उसकी जो पीएच है वो 6.8 to 7 होती है, तो ये स्लाइटली हम हल्की एसिडिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि सबसे पहले
फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ टीथ टंग। ठीक है, फर्स्टली फूड इज मैकेनिकली डाइजेस्टेड इन ब्यूकल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ टीथ टंग कॉल्ड च्यूइंग, ऑल्सो कॉल्ड मैस्टिकेशन, जिसे हम च्यूइंग भी कहते हैं, मैस्टिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, देखिए सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसे हम एमाइलेज कहते हैं, या एमाइलेज के अलावा हम उसे टाइलिन भी कहते हैं, आप लोगों को पता भी है ना, टाइलिन। तो टाइलिन या एमाइलेज जो एंजाइम है वो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, और यही जो एंजाइम है वो केमिकल डाइजेशन को स्टार्ट करता है। सबसे पहले डाइजेशन की, केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस यहीं से होती है, टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। ये टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसे डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू माल्टोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन। जब स्टार्च, जो हमारे फूड में कई अलग अलग केमिकल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, तो उसमें जो एक स्टार्च है जो पॉलीसेकेराइड है, उस पॉलीसेकेराइड को हमें क्या करना है, उसे हमें सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि जो ये लार्ज यूनिट्स रहती हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो नहीं पाता, तो इसलिए इसको डाइजेस्ट करना ज़रूरी रहता है। और केमिकल डाइजेशन का जो इनिशिएशन है वो ब्यूकल कैविटी में होता है, एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से होता है। एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और उसे माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब माल्टोज जो है, माल्टोज में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑफ ग्लूकोज किसमें है ये, माल्टोज में। जबकि जो दूसरा बना डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रहते हैं 3 to 9। ठीक है, डेक्स्ट्रिन में 3 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, जबकि माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। मतलब ये पहले पॉलीसेकेराइड था, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, अब हमने इसको सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया, जिस जैसे माल्टोज 2 ही यूनिट इसमें हैं, डेक्स्ट्रिन 3 से 9 जो यूनिट हैं ग्लूकोज की वो इसमें प्रेजेंट है, जबकि स्टार्च में बहुत सारी प्रेजेंट थी। ठीक है, अब देखिए फूड रिमेन्स फॉर ए शॉर्ट टाइम इन ब्यूकल कैविटी, हैंस स्टार्च इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर। यहाँ आपको याद रखना है स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फूड जो है वो ब्यूकल कैविटी में थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। ठीक है, थोड़े टाइम तक रहेगा तो उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्च का डाइजेशन ब्यूकल कैविटी में कंप्लीटली नहीं होता है, पार्शियली होता है। ठीक है, और इसमें देखिए बेटा एक पॉइंट जो हमने मिस कर दिया, क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस ऑफ सलाइवा न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन फूड। अब यदि फूड में एसिड प्रेजेंट है तो सलाइवा के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट रहते हैं वो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी अच्छे से हो पाए, फूड का डाइजेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये इतनी प्रोसेस रही कहाँ, ब्यूकल कैविटी में। ब्यूकल कैविटी में डाइजेशन हो गया, उसके बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनी जिसे हमने बोलस कहा, उसे स्वेलो कर लिया गया, वो इसोफेगस से आई। इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुई, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हुए जो बोलस है वो आ जाता है स्टमक में। ठीक है, अब फूड का जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टमक में रहेगा। ठीक है, कैसे देखिए, फूड इज चर्न्ड बाय पेरिस्टाल्टिक वेव्स इन स्टमक एंड गैस्ट्रिक जूसेस मिक्सड इन इट। फूड जो है वो स्टमक में आ गया पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प से, और जैसे ही आया इसमें गैस्ट्रिक जूस को मिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो फूड है वो स्टमक में 3 से 4 घंटे रहता है। अब ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो फूड का डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। हमने पढ़ा ना, ब्यूकल कैविटी में डाइजेशन क्यों नहीं हुआ अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर फूड जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहा, जबकि स्टमक में 3 to 4 आवर्स रह रहा है, इसलिए यहाँ पे फूड का डाइजेशन अच्छे से होगा। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस हियर,
यहाँ पर प्रोटीन का भी पार्शियल डाइजेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जैसे ही फूड आया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये हमने स्टमक की एनाटॉमी के टाइम पर पढ़ा था, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देखिए गैस्ट्रिक जूस में मैक्सिमम अमाउंट वाटर की रहती है, वाटर जो उसमें 99.5% रहता है। HCl जो है वो 0.2 to 0.3% रहता है। गैस्ट्रिक जूस की जो pH है वो 1 to 2 होती है, मीन्स हाईली एसिडिक, क्योंकि हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है pH स्केल यूँ रहती है, उसमें 1 to 3 रहता है। तो जितनी ज़्यादा कम pH होगी सब्सटेंस की नेचर उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होगी। तो यहाँ pH जो है वो 1 और 2 रहती है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस की जो pH है वो हाईली एसिडिक रहती है। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी होती है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी होते हैं, पेप्सिन भी होता है, लाइपेज एंजाइम भी होते हैं और रेनिन, ये सब एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इन सब का क्या क्या फंक्शन रहता है वो हम 1 by 1 अलग अलग सबका पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले फंक्शंस ऑफ HCl। फंक्शंस ऑफ HCl में क्या है कि कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम्स इनटू एक्टिव एंजाइम्स। HCl क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट थे, आपको याद रखना है कि गैस्ट्रिक जूस के साथ जो एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव लाइक पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। लेकिन जैसे ही वो HCl के कांटेक्ट में आते हैं एक्टिव हो जाते हैं। पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन फॉर्म में और प्रोरेनिन जो है वो रेनिन फॉर्म में। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म पेप्सिन है, प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म उसकी रेनिन है। और ये एक्टिव किसकी हेल्प से कन्वर्ट हुए, HCl की हेल्प से। तो हम ये कह सकते हैं कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम्स इनटू एक्टिव एंजाइम्स। उसके बाद एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर में कोई बैक्टीरियाज जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते, तो क्या कहेंगे, किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा HCl की हेल्प से। फिर देखिए बेटा सलाइवा ने क्या किया था, सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स हुई तो वहाँ पर जो pH है वो अप्रोक्स 7 हो गई फूड की, ठीक है। अब स्टमक में जब फूड आएगा तो फूड जो है उसकी pH को रेड्यूस करना नेसेसरी हो जाएगा, कम करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो एसिडिक नेचर में ही वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इट रेड्यूसेस pH ऑफ फूड। HCl जब मिक्स हुआ फूड के साथ तो फूड की pH जो है वो लो हो गई, और लो pH में क्या हुआ, जो एमाइलेज एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट था उसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ठीक है ना भाई। देखिए सब अपने अपने घर में अलग अलग तरह से काम करते हैं, हमें भी पता है, आप अपने घर में अलग तरह से काम करते हो, मैं मेरे घर में अलग तरह से काम करता हूँ। तो क्या है कि आज मैं मेरे घर से आकर आपके घर में रहूँ और आपको कहूँ ऐसे कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, सर ये हमारा घर है, हम हमारे तरीके से काम करेंगे। वैसे ही पूरी बॉडी में चल रहा है, ब्यूकल कैविटी में डाइजेशन अलग तरीके से होगा और स्टमक में डाइजेशन जो वो अलग तरीके से होगा। इसलिए जो ब्यूकल कैविटी में हो गया उसको ब्यूकल कैविटी तक ही रहने दो। इसलिए क्या हुआ कि HCl ने जो सलाइवरी एमाइलेज था उसकी एक्टिविटी को रोक दिया। कैसे रोका, फूड को एसिडिक बनाकर। अब स्टमक अपनी तरह से काम करेगा। फिर HCl का एक फंक्शन और रहता है, इट ऑल्सो डिजोल्व्स हार्ड एलिमेंट्स ऑफ फूड। फूड के अंदर यदि कोई हार्ड एलिमेंट्स है, हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो उनको भी HCl जो है वो डिजोल्व कर देता है, और यही फंक्शंस ऑफ HCl है। और हम बात करें तो 12th क्लास के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए HCl ने अपना काम कर दिया, अब क्या होगा, अब एंजाइम्स अपना काम करेंगे। कैसे, सबसे पहले पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। कौन करेगा, पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड, ये 3 स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाएगा। ये क्या है, ये सिंपलर यूनिट है, सिंपलेस्ट नहीं कहेंगे लेकिन सिंपलर है। किसके कंपैरिजन, प्रोटीन। प्रोटीन की तुलना में ये थोड़े से सरल अणु हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसलिए
प्रोटीन का डाइजेशन किया पेप्सिन एंजाइम ने, और उसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रोटियोज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड में जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वो भी प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस में, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो वीक एंजाइम रहता है। ठीक है, तो उतना इफेक्टिवली फैट्स का डाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज इज ए वीक एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स। इट कैन डाइजेस्ट फैट इन वेरी लो क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए कि क्या करेगा गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो ट्राईब्यूटायरिन फैट जो है, ठीक है, ट्राईब्यूटायरिन जो फैट है, एक मिनट, हाँ, क्या होगा कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो ट्राईब्यूटायरिन फैट को, बटर में जो प्रेजेंट रहती है उस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, देखिए, ट्राई ब्यूटायरिन, अब ट्राईब्यूटायरिन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, लाइपेज, और लाइपेज उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, लाइपेज उसको कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड में। ठीक है, ये फंक्शन रहता है गैस्ट्रिक लाइपेज का। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम प्रेजेंट रहता है रेनिन। रेनिन जो है बेटा, ये आपको याद रखना है कि जो मैमल्स होते हैं उनकी जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें तो ये रेनिन एंजाइम एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे जैसे एक पर्सन की एज इंक्रीज होती है, पर्सन जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, रेनिन एंजाइम की एक्टिविटी उसमें डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये रेनिन एंजाइम जो है वो मिल्क में प्रेजेंट रहती है कैसिनोजन, ये स्टार्च है, ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, तो ये कैसिनोजन जो है वो उसमें प्रेजेंट रहती है, और इस कैसिनोजन को रेनिन एंजाइम कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्या कि कैसिनोजन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, मिल्क में, उसको डाइजेस्ट किसने किया, रेनिन ने, और रेनिन ने कैसिनोजन को डाइजेस्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट किया, तो कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कैसिनोजन का कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट होना बाय द एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजाइम, इट इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब कैसिनोजन जो मिल्क में प्रेजेंट है उसको जब डाइजेस्ट किया जाएगा तो वो दही की तरह बन जाएगा, इसलिए इसे क्या कह दिया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है कि हमने देखा गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1 to 2 थी, बहुत ही हाईली एसिडिक था, लेकिन इन सब के बावजूद जो गैस्ट्रिक जूस है वो स्टमक की वॉल को हार्म नहीं कर पाता नॉर्मली। क्यों, क्योंकि देखिए HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड बट इज डज नॉट हार्म स्टमक वॉल बिकॉज इनर वॉल ऑफ स्टमक हैज़ ए थिक कवरिंग ऑफ म्यूकस। जो स्टमक की इनर वॉल है उस इनर वॉल में क्या होगा, इनर वॉल में म्यूकस की एक थिक कवरिंग रहेगी, मोटी कवरिंग म्यूकस की स्टमक में प्रेजेंट रहेगी इस तरह से। अब इससे क्या होगा कि जो HCl है वो इसको पेनिट्रेट करके और वॉल तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक HCl जो है वो वॉल तक नहीं पहुंचेगा तो वॉल को कोई हार्म नहीं होगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि स्टमक वॉल, बिकॉज इनर वॉल ऑफ स्टमक हैज़ ए थिक कवरिंग ऑफ म्यूकस which is not penetrated by HCl, so it cannot reach to the cells and does not harm to its wall। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक सारा काम, इतनी सारी प्रोसेस जो है वो स्टमक में हुई। स्टमक में होने के बाद जो फूड है वो एक सेमी लिक्विड फूड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी लिक्विड फूड पेस्ट लाइक सब्सटेंस, और उसे हम क्या कहेंगे, काइम। ब्यूकल कैविटी से निकल कर आए तो उसे क्या कहा, बोलस। स्टमक से निकले उसे क्या कहा, काइम। काइम कहाँ चली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में चली जाएगी। अब डिओडेनम में डाइजेशन किस तरह से होगा, डिओडेनम में डाइजेशन किस तरह से होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वहीं यहीं पर एंड होता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को आज जो पैनक्रियाज और डाइजेशन की प्रोसेस जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी वो समझ आई होगी। इसी के साथ
आज का लेक्चर मैं अपना एंड करता हूँ। गुड बाय। चैनल को एंड करने से वीडियो को एंड करने से पहले आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल पर रेगुलरली मिलती रहे। क्योंकि बेटा देखिए क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम में हाई स्कोर करने के लिए जो मेन सक्सेस की रहती है वो रहती है रेगुलरिटी। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियोस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप रेगुलर नहीं रह पाएंगे, और रेगुलर नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्टडी में हार्म होता है। और हम इस स्टेज पर नहीं हैं कि हम हमारी स्टडी के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ वापस आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी पर फोकस रेगुलरली करते रहें। थैंक यू।